बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने चैप्टर 4 फर्म्स थ्योरी स्टार्ट किया हुआ था और हमारी जो डिस्कशन कंटिन्यू थी वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की थी। ऐसी है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और हमें पता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ रिटर्न भी होता है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न, इसको लॉ ऑफ रिटर्न। और ये प्रोडक्शन फंक्शन एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है जी। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने कहा व्हेन वी अप्लाई वेरिएबल फैक्टर इनटू फिक्स फैक्टर। जब हम वेरिएबल फैक्टर यानी कि वेरिएबल फैक्टर में लेबर हमारी वेरी करेगी, 1 लेबर 2 लेबर 3 लेबर, जब मैं वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर में अप्लाई करूंगा इनिशियली प्रोडक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो शुरू में क्या होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग। जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होगी तो शुरुआत में मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। सही है। व्हेन रीचेस टू अ मैक्सिमम, जब हमारी प्रोडक्शन मैक्सिमम पर पहुंच रही होगी तो होगा क्या, सेकंड फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो व्हेन रीचेस टू अ मैक्सिमम, शुरू में एमपी और एपी इंक्रीज करेंगे, एमपी भी इंक्रीज एपी भी इंक्रीज। उसके बाद रीचेस टू अ मैक्सिमम, जब हम मैक्सिमम पर पहुंच रहे होंगे नेक्स्ट फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होते होते कहां तक पहुंच जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगी 0 के। और लास्ट फेज में एट द एंड मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी डिक्रीज और नेगेटिव हो जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो पूरी डेफिनेशन ये बन गई। भैया ग्रीन नजर आ रहा है। तो व्हेन वी अप्लाई वेरिएबल इनटू फिक्स फैक्टर, जब हमने वेरिएबल फैक्टर लेबर को फिक्स फैक्टर में अप्लाई किया इनिशियली प्रोडक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग, प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ते 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 कहां तक पहुंच जाएगी, मैक्सिमम पर। मैक्सिमम पॉइंट पर अल्टीमेटली उसके बाद प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो जब प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू होगी हम उससे पहले पहले ही प्रोडक्शन प्रोसेस को रोक देंगे। ठीक है। ये सारे का सारा प्रोसेस कैसे ऑपरेट होगा इसी को देखते हैं, लेकिन टेबल के साथ। उससे पहले पहले आपको बता दिया था कि प्रोडक्शन है क्या। प्रोडक्शन इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का नाम, ये कल बताया था मैंने। प्रोडक्शन क्या है, जो हमारा इनपुट है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, आउटपुट में। बता सकते हैं ये इनपुट क्या होता है, ये हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर होगा। आउटपुट में क्या प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा जी, ये जो लॉ ऑफ रिटर्न है, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको हम समझेंगे विद द फॉलोइंग अजम्पशन के साथ। हम अज्यूम करके चलेंगे कि इस लॉ में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले अजम्पशन ये है, ये शॉर्ट रन का लॉ है। अगर ये शॉर्ट रन का लॉ है इसका मतलब क्या, मेरे सारे फैक्टर वेरिएबल नहीं है। मेरे पास टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। अगर ये शॉर्ट रन का फंक्शन है इसका मतलब मेरे पास एक आधा फैक्टर फिक्स है, एक आधा फैक्टर फिक्स है। समझ आ रही है। तो शॉर्ट रन का मतलब ये मेरे पास कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन फिक्स है। तो हमारे इस केस में हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, हम अज्यूम करके चल रहे हैं या तो लैंड फिक्स होगा या तो कैपिटल फिक्स होगा। सिंगल मशीन के साथ काम करें, लेबर कभी फिक्स नहीं होती नॉर्मली। सेकंड, लेबर इज द ओनली वेरिएबल इनपुट। जो हमारे पास वेरिएबल इनपुट है वो कौन है, सिर्फ लेबर है। इसका मतलब मैंने ये लॉ आपको टेक्निकली नंबरिंग के साथ नहीं समझाया, वैल्यूज के साथ नहीं समझाया, कॉन्सेप्चुअली नहीं समझाया, पर यहां से अजम्पशंस को पढ़ पढ़कर ना कुछ मेरे
माइंड में इमेजेस बनते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, अगर लैंड भी फिक्स है, कैपिटल मीन मशीनरी भी फिक्स है, तो इसका मतलब मैं जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन कर नहीं सकता। बात समझ आ रही? एक मशीन दिन में कितना चल लेगी? 24 आवर्स है, एक मशीन दिन में कितना चलेगी? 24 घंटे तो चल नहीं सकती। ठीक है जी, मिसाल लें, बहुत भी हम एफर्ट करें भाई 15 घंटे चला लेंगे, 16 घंटे चला लेंगे, ज्यादा मशीन चलाएंगे तो मशीन की एफिशिएंसी लूज हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगी। तो जो वेरिएबल फैक्टर होगा वो सिर्फ कौन होगा? लेबर। टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। देखें शुरू में जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही होगी तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है शुरू में टेक्नोलॉजी अच्छी हो जिस वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, और ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हुई और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हुई, ये इस वजह से हुई कि टेक्नोलॉजी क्या हो गई? खराब हो गई, टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई, टेक्नोलॉजी डिक्रीज कर गई। तो जो एमपी डिक्रीज कर रहा है उसकी रीजन टेक्नोलॉजी नहीं बननी चाहिए। मतलब क्या, जो टेक्नोलॉजी यूनिट 1 बनाने पे लगा रहा हूं, सेम टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 10 बनाने पे भी इस्तेमाल करूंगा, तो टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करनी। सेकंड, थर्ड हो गया। फोर्थ वन इज होमोजीनियस इनपुट फैक्टर। इनपुट फैक्टर होमोजीनियस होने चाहिए। मिसाल के तौर पर ये जो एमपी इंक्रीज हुआ, हम ये क्लेम कर सकते हैं अगर ये इनपुट होमोजीनियस कहते हैं एक जैसे, सिमिलर। हमने कहा शुरू में एमपी इंक्रीज इस वजह से हुआ क्योंकि शुरू वाली लेबर ट्रेंड थी, शुरू वाली लेबर एजुकेटेड थी, स्किल्ड थी, और ये जो एमपी डिक्रीज हुआ ये इस वजह से हुआ आने वाली हर नई लेबर स्किल्ड नहीं थी, एजुकेटेड नहीं थी, ट्रेंड नहीं थी, वो निकम्मी लेबर थी। और जब वो निकम्मी लेबर थी, लेबर एफिशिएंट नहीं थी, तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन प्रोसेस ने डिक्रीज ही करना है। तो हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि जो एमपी डिक्रीज हुआ है इसमें लेबर की एफिशिएंसी का कोई कसूर नहीं है, सारे एक्सपर्ट लेबर है, सारी लेबर एजुकेटेड, सारी ट्रेंड, सारी स्किल्ड है। ठीक है। और लास्ट अजम्पशन क्या है? ये सारी की सारी लॉ की अजम्पशंस हैं, और लास्ट अजम्पशन ये पॉसिबिलिटी टू कंबाइन फैक्टर्स। हम रिसोर्सेज को उनकी नेचर के अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर एक लेबर एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, उसको कहां अप्लाई करूंगा? एग्रीकल्चर सेक्टर पे करूंगा। क्या फार्मर को मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्या गाड़ियों की इंडस्ट्री में लगा सकता हूं? नहीं, वो काम नहीं कर पाएगी, कंपैटिबल नहीं है, मैचेबल नहीं है। तो जो मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन करने हैं वो पॉसिबिलिटी हो, वो कंपैटिबल होने चाहिए अपने काम के साथ। समझ आ रही मेरी बात? हर वो लेबर जो सीमेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए एक्सपर्ट है उसको सीमेंट इंडस्ट्री में ही लगाऊंगा। अगर सीमेंट इंडस्ट्री वाली लेबर को स्टील इंडस्ट्री में लगाया तो वो पॉसिबिलिटी फैक्टर नहीं है, वो कंबाइन या कंपैटिबल फैक्टर नहीं है। इसका मतलब इस लॉ में टेक्नोलॉजी जो पहले यूनिट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं थ्रू आउट वही टेक्नोलॉजी यूज करूंगा। जो पहले लेबर, जो यूनिट 1 जो पहली लेबर बना रही है, सारे के सारे यूनिट प्रोसेस सेम लेबर प्रोसेस को इस्तेमाल करूंगा, सारे के सारे स्किल्ड होंगे, तो यहां पे लेबर का कसूर नहीं होगा और टेक्नोलॉजी का कसूर भी नहीं होगा। तो फिर इस रोशनी में देखते हैं कि कब एमपी इंक्रीज होता है और कैसे एमपी अब डिक्रीज होगा। अब इस फैक्टर को देखते हैं। इनको समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ छोटी छोटी टर्म सीख लेते हैं। सबसे पहले टर्म क्या? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्शन में हमने नंबर ऑफ यूनिट्स ओवरऑल कितने बनाए, यानी कि टोटल यूनिट प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग लेबर। हम लेबर को इस्तेमाल करके कितनी चीजें बना रहे हैं, ये मेरे क्या बन जाएगा? टोटल प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक लेबर ने 2 यूनिट बनाए, एक लेबर ने 2 यूनिट बनाए और सेकंड लेबर ने 3 यूनिट बनाए, तो 2 लेबर ने मिलकर टोटल कितने यूनिट बना दिए?
5, दिस इज द टोटल प्रोडक्ट। अब इंशाल्लाह वैल्यूज के साथ भी बात करता हूं। एवरेज प्रोडक्ट क्या? एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनपुट। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर भी कह सकते हैं इसको, वेरिएबल इनपुट भी कह सकते हैं। और हमारे केस में यहां पे वेरिएबल इनपुट 1 है, तो फॉर्मूला बन जाएगा टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर। क्या ख्याल है? ऐसी है। टोटल प्रोडक्ट को हम क्वांटिटी से रिलेट करते हैं, तो एवरेज प्रोडक्ट लेबर की क्या बनेगी? क्वांटिटी प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय लेबर। और अगर मुझे एवरेज प्रोडक्ट चाहिए, ये मेरे पास लेबर का आ गया, देन कैपिटल, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल, ये मेरे पास एवरेज आ जाएगा। अब ये एवरेज किस तरह से वर्क करेगा इंशाल्लाह पूरा शेड्यूल देखते हैं। अच्छा जी, एवरेज प्रोडक्ट में अगर मैं टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड कर दूं तो ये एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या कि पर यूनिट एक लेबर कितनी चीजें ऑन एवरेज बना रही है, ठीक है। और ये एवरेज प्रोडक्ट अगर लेबर के हिसाब से फाइंड करनी है तो दिस इज क्यू, क्यू स्टैंड फॉर टोटल प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला बनता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर, यानी कि एक लेबर ऑन एवरेज कितनी चीजें बना रही है। दिस इज द एपीएल, एवरेज प्रोडक्ट फॉर लेबर। फिर एपी के स्टैंड फॉर एवरेज प्रोडक्ट ऑन कैपिटल के लिहाज से, कि एक मशीन ऑन एवरेज कितनी चीजें प्रोड्यूस कर रही है। तो फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय के फॉर कैपिटल, के फॉर कैपिटल, कैपिटल इज योर मशीनरीज। इकोनॉमिक्स में कैपिटल को सी से नहीं के से डिनोट करते हैं। सी से इंशाल्लाह हम कंजम्पशन को डिनोट करेंगे। कैपिटल द साउंड के, कैपिटल साउंड इज के, दैट्स व्हाई वी रिलेट कैपिटल फ्रॉम द लेटर के। नहीं, इकोनॉमिक्स में के का मतलब होगा कैपिटल। सही है जी, इकोनॉमिक्स कमाल है, इसके अपने अपने लफ्ज है। मार्जिनल प्रोडक्ट पर आए। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या? मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ एडिशनल लेबर अप्लाई करने से एडिशनल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट मीन एडिशनल प्रोडक्शन बाय यूजिंग एन एडिशनल लेबर। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। यहां पे वेरिएबल फैक्टर हमारे पास क्या है? लेबर है। तो अगर एमपीएल मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर चाहिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन लेबर, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर कैपिटल चाहिए तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन कैपिटल, ठीक हो गया, दैट इज के। और याद रखिएगा, ये एग्जामिनर एमसीक्यूज में पूछ सकता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट। ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट है, और स्लोप का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। के एडिशनल लेबर के चेंज होने से टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है? दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या एडिशनल लेबर को यूज करने से एडिशनल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ये सारा स्केच जो है हमें बेहतरीन दर्जे में समझ लग जाएगा अगर हम इन सारों को वैल्यूज के साथ इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ रिटर्न को आप टेबल से समझते हैं जरा। टेबल में
ये जो वैल्यूज अभी लिखूंगा ये एग्जामिनर गिवन करेगा और यहां से एग्जामिनर ना हमसे कुछ कैलकुलेशंस करवाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन सिखा दूंगा। कैलकुलेशन सीखने के बाद हम क्या करेंगे उसको फिर मैं कंसेप्चुअली क्या कर दूंगा, आपको रिलेट कर दूंगा चीजों। अच्छा जी, फर्स्ट कॉलम हमारे पास फिक्स फैक्टर कैपिटल है। कैपिटल में मिसाल के तौर पर अज्यूम कर लें हमारे पास 2 मशीनें हैं, 3 मशीनें हैं, 5 मशीनें हैं या फिलहाल सिंगल मशीन है। तो कैपिटल में अज्यूम करते हैं वी हैव ओनली 1 मशीन। तो कैपिटल में हमारे पास 1 है तो 1 इज फिक्स है। तो देखें हर एक स्टेज में 1 1 ही आएगा। लेबर ने वेरी करना है, लेबर चेंज होगी। तो शुरू में लेबर 0 से लेके 7 तक। ठीक हो गया। ये लॉ कंप्लीट होगा अगर मैं इस लॉ को 3 दर्जे में कंप्लीट करूं। इस लॉ को 3 तरीकों से समझाऊं। वो 3 तरीके क्या हैं, वो हमारी डेफिनेशन ही है। 3 तरीके ये देखिए। पहला तरीका एमपी को इंक्रीज शो करवाना है, एमपी को डिक्रीज शो करवाना है और एमपी को नेगेटिव शो करवाना है। तो हम इस लॉ को 3 तरह से पढ़ेंगे। नंबर 1, हमने लॉ को 3 तरह से कवर करना है और वो सारा के सारा एमपी है। एमपी इंक्रीज, एमपी 0 या नेगेटिव कर लो, कोई मसला नहीं है, नेगेटिव कर लो। एमपी डिक्रीज, फिर एमपी 0 और लास्ट में एमपी नेगेटिव। 4 तरह से इसको कर सकते हो। अगर मैं इन चारों के ऊपर बात कर लूं तो मेरा पूरा लॉ कंप्लीट हो जाएगा। अब शुरू में हमें पता है मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होती है। ये क्यों इंक्रीज होती है, रीजन एट द एंड दूंगा। फिलहाल मुझे फोकस करवाना है कैलकुलेशंस पर। आफ्टर दैट व्हेन वी हैव डन द कैलकुलेशन वी विल डिस्कस द कंसेप्चुअल डिस्कशन। उसके लिए सबसे पहले मुझे इन सारे सिनेरियोस को कवर करना है। तो शुरू में एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो एमपी को इंक्रीज करते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैंने 0 लेबर लगाई, कोई लेबर नहीं लगाई, प्रोडक्शन भी तो नहीं होगी। तो प्रोडक्शन फिलहाल 0 है, मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। फर्स्ट लेबर लगाई तो मिसाल के तौर पर पहली वाली लेबर ने जो एडिशनल चीजें बनाई वो 2 बनाई, 2 बनाई। सेकंड वाली लेबर अप्लाई की, उसने एडिशनल 4 चीजें बनाई। थर्ड लेबर लगाई, उसने ये 2 4 6 आ रहा है, 6 नोट्स के अकॉर्डिंग चलना ताकि तरतीब हमारी खराब ना हो। 6 फोर्थ लेबर अप्लाई किया, आंसर 4 अकॉर्डिंग टू द नोट्स 4। फिफ्थ लेबर अप्लाई की 2, सिक्स्थ लेबर अप्लाई की 0, सेवंथ लेबर अप्लाई की -2। अब देखिएगा इसका मतलब 2 4 6 सिर्फ यहां तक, 2 4 6 तक, लेबर 3 तक हमारा एमपी इंक्रीज करा। चेक आउट, 2 4 6 तक हमारा एमपी इंक्रीज कर रहा है। फिर 6 से ऑनवर्ड 6 4 2 0 एमपी डिक्रीज होना शुरू हो गया, एमपी डिक्रीज होना शुरू हो गया और एमपी डिक्रीज हुआ 0 तक। उसके बाद नेगेटिव हो गया। नेगेटिव को हमने अलग कैटेगरी में रखा हुआ, तो इसको जरा अलग कर लेते, इसको अलग कर लेते। यहां पे एमपी क्या हो रहा है, हालांकि डिक्रीज इधर भी हो रहा है पर इतना डिक्रीज हो गया कि नेगेटिव हो गया। तो तीसरा फेज एमपी नेगेटिव हो गया। 0 नेगेटिव वाले फेज में आ, डिक्रीजिंग वाले फेज में ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 0 को सेपरेटली ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। एमपी इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होने के बाद वो डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ, 0 हो गया और 0 के बाद वो नेगेटिव हो गया। अब कैलकुलेशंस करनी है, क्या करनी है। मिसाल के तौर पर अगर मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉलम एग्जामिनर आपको गिवन कर दे और आपसे पूछे कि मुझे कैलकुलेट कर दो टोटल प्रोडक्ट,
तो यहां से टोटल प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट होती है, लेट्स सी। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की होती है, जिस तरह से स्टैटिस्टिक्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की जाती है, सेम पैटर्न पर मार्जिनल प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट पर आया जाता है। मिसाल के तौर पर ये ब्लैंक है, यहां पे 0 है, इसको नहीं छेड़ना। फर्स्ट मार्जिनल प्रोडक्ट क्या 2, तो यहां से ये भी क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 + 4 6 + 6 12 + 4 + 2 + 0 -2। क्या एमपी से टीपी पे आगे? ये पहली कैलकुलेशन हमने सीख ली कि मार्जिनल प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट पर कैसे आया जाता है। सेकंड कैलकुलेशन आऊंगा अभी, अब फॉर्मूले थ्रू भी आऊंगा। सेकंड प्रोसेस ये हो सकता है एग्जामिनर टोटल प्रोडक्ट गिवन कर दे और वो कह दे कि टोटल प्रोडक्ट गिवन है, जरा मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट तो ड्रॉ कर दो। तो टोटल प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट पर आने के लिए मुझे बताएं मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है। ये चेंज इन टोटल प्रोडक्ट चेंज इन लेबर। तो यहां पे मैं मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। ठीक है जी। 0 ब्लैंक है क्योंकि 0 से पहले कहां था मुझे नहीं पता। 0 से लेके 2 तक टीपी में कितना चेंज आया, 2 का। लेबर में चेंज कितना आया, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 2। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, टीपी में चेंज कितना आया, लेबर में चेंज कितना आया, 4 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 4। लास्ट एक और कर लेते, 6 से 12 टीपी में चेंज कितना आया, लेबर में चेंज 1 का, 6 डिवाइड बाय 1। क्या टोटल प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट पर जाना आ गया हमें? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये तो पूरे पूरे कॉलम आ गए ना। अब सम टाइम एग्जामिनर सेपरेट भी कैलकुलेशन पूछता है, वो कैसे, जरा मुझे एपी तक पहुंचने दे एक बार जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या था, टोटल डिवाइड बाय टोटल लेबर। टोटल लेबर, तो व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट, स्टार्ट 1, 0 डिवाइड बाय 0 0, 2 डिवाइड बाय 1 6 डिवाइड बाय 2 3, 12 डिवाइड बाय 3 4। क्या यहां तक हमें एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आ गई? बिल्कुल आ गई। इससे नीचे वाली एवरेज प्रोडक्ट बताएं क्या आ रही है, नोट से देख लें आप बिल्कुल। 4 3.6 3, बस ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्या हमें एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आ गई? क्या हमें टोटल प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिन से टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आ गई? अगर आ गई तो अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूंगा, मुझे इसको आप लोगों ने सॉल्व कर देना। सॉल्व कर देंगे? ठीक है। कैलकुलेटर दीजिएगा इधर।
आपके पास ये क्वेश्चन है, लेबर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये जितने भी ब्लैंक्स एरिया हैं आप सब ने ये फिल करने हैं। तो लेट्स सॉल्व नाउ। अभी के अभी सॉल्व करें मेरे भाई, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को कैलकुलेशन आ रही है। अभी सॉल्व करें इसको। लेबर 1 0 से 3 तक के, और बाकी सॉल्व करें बस, और क्या। सॉल्व कर चुके आप लोग? करें शाबाश, हिम्मत करें शाबाश। चलें ठीक है, ये घर से कंप्लीट करके आइएगा और कल मुझे बता दीजिएगा। कर चुके हैं? चलें आ जाए फिर। यहां पर अगर जिन्होंने नहीं किया वो घर जाके दोबारा से कर लें। इसको जरा देख लें। पहले वाले एवरेज प्रोडक्ट कैसे आएगी? 3 डिवाइड बाय 1, ऐसी है? क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट होगी टोटल प्रोडक्ट पर लेबर से, तो 3 डिवाइड बाय 1 आंसर इज 3, तो यहां पर आ जाएगा 3। नेक्स्ट वाली एवरेज प्रोडक्ट कैसे आएगी? 7 डिवाइड बाय 2। अब क्या रह गया? ये टीपी कैसे आएगा? ये देखिए, ये टोटल प्रोडक्ट कैसे आएगा? अब चेक करें जरा, ये मैं टीपी कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? नंबर 1 तरीका, वेट, यहां से जरा मार्जिनल प्रोडक्ट पर आए। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट 3, चेंज इन लेबर, तो फर्स्ट मार्जिनल प्रोडक्ट इज 3, 7, 3 to 7, 4, ऐसी है। ऑलरेडी यहां पे 5 है, इसका मतलब यहां पे अगर 5 है तो मुझे एमपी से टीपी पे जाना है, तो 7 + 5 12 आ जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह टीपी से एमपी से टीपी पे जाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह मूव करेंगे। तो 7 + 5 12। एक तरीका मार्जिनल प्रोडक्ट से, एक तरीका है एवरेज प्रोडक्ट से। मिसाल के तौर पर एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट ओवर लेबर, तो एवरेज प्रोडक्ट 4, टोटल प्रोडक्ट चाहिए और लेबर कितनी है? 3, तो टीपी चाहिए 3 4s are 12, तो टोटल प्रोडक्ट 12 एवरेज प्रोडक्ट वाले रास्ते से भी आ सकती है, मार्जिनल प्रोडक्ट वाले रास्ते से भी आ सकती है। अगर एग्जामिनर कैलकुलेशन पूछे, क्या संभाल लेंगे कैलकुलेशन? वो इसी तरह टेबल बनाएगा, वो टेबल बनाएगा या आपको लिटिल कैलकुलेशन भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ये कह देगा कि टोटल प्रोडक्शन हमारे पास 12 है। प्लीज, टोटल प्रोडक्शन कितनी है? 12 है। और एवरेज प्रोडक्ट मेरे पास 4 है। बताएं, एवरेज प्रोडक्ट 4 है और टोटल प्रोडक्ट 12 है,
तो इसको बनाने के लिए कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी? अब ये सॉल्व इस तरह से कैलकुलेशन देगा, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लूंगा। एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट अवर लेबर, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट 4, व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट 12, और ये लेबर चाहिए, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। 12 ओवर 4, तो लेबर इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब 3 लेबर चाहिए। इस तरह से एमसीक्यूज पूछ ले, तो कैलकुलेशन आप संभाल लेंगे अगर इस तरह की आ गई तो। अच्छा जी, अब एक्चुअल में इसकी रीजंस मुझे बतानी है, बस पढ़ रहे हैं। अब एक्चुअल में रीजन समझानी है कि शुरू में वो क्या रीजन बनती हैं जिसकी वजह से एमपी इंक्रीज होता है। क्योंकि देखें, लेबर इंप्रूव नहीं हो सकती, लेबर की क्वालिटी डिक्लाइन भी नहीं कर सकती, टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजी डिक्लाइन भी नहीं कर सकती। जब सब कुछ एक जैसा है तो शुरू में एमपी कैसे इंक्रीज हो रहा होता है और फिर एमपी क्यों डिक्रीज करना शुरू करते हैं, वो रीजंस क्या हैं? अब उन रीजंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब लॉजिकली इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हैं। अच्छा जी, 10वीं शुरू में जब हमने कोई लेबर नहीं लगाई, कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, बात समझ आती है? फर्स्ट लेबर अप्लाई की, पहली लेबर ने कितनी चीजें बनाई? 2। याद रखिएगा, इकोनॉमिस्ट कभी भी टोटल के ऊपर स्टडी नहीं कर रहा होता, क्योंकि टोटल हमेशा हमें क्लियर पिक्चर नहीं दिखा रही होती। हमेशा हम डिसीजंस करते हैं, एनालिसिस करते हैं दो चीजों के ऊपर, एवरेज के ऊपर और मार्जिनल के ऊपर। ठीक है, तो हमने जब फर्स्ट लेबर लगाई, इस पहली लेबर ने एडिशनल चीजें कितनी बनाई? 2 यूनिट्स बनाए। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, अच्छी लेबर है, यानी कि कह सकता हूं इनपुट 1 का आउटपुट 2 का, कह सकता हूं इस फेज में इनपुट लेस है, आउटपुट ग्रेटर है। मैंने कहा ठीक है, और काम करवाते हैं। मैंने सेकंड लेबर हायर की, ये सेकंड लेबर आई। जब ये दूसरी लेबर आई तो इसने एडिशनल, दूसरी लेबर ने एडिशनल चीजें कितनी बनाई? मीन इस अकेले अगले बंदे ने 4 यूनिट एक्स्ट्रा बना लिए। हमने यार लेवल की लेबर मिल गई, यानी कि पहले वाले ने 2 यूनिट बनाए और इसके आने से उस अकेले ने 4 यूनिट बनाए, तो दोनों ने मिलके 6 बनाए। बात समझ आ रही है? हमने कहा कमाल लेबर, डेडिकेटेड, बेहतरीन लेबर है, और लेबर लगाए। मैंने, प्लीज बोलिएगा ना बीच में, मैंने तीसरी लेबर लगाई, जो थर्ड पर्सन आया उस अकेले ने एडिशनल 6 यूनिट बना दिए। हमने कहा अगर यही लेबर लेवल करती गई तो कंफर्म है हम तो अगले ही महीने प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जितनी मेहनत से ये हमारे बिजनेस को ग्रो करने में लगे हुए हैं, तो ये हम सोच रहे थे। प्लीज ना बोलिएगा बीच में। इसका मतलब शुरू में हर एक लेबर, आने वाली नई लेबर पहले से ज्यादा काम कर रही है। हो क्या रहा है शुरू में, चेक कीजिएगा। शुरू में जब वो सिंगल बंदा था, उसको पता सारा काम मैंने ही करना है, तो उसके बाद नखरे करने के चांसेस नहीं थे। अकेला, उसने पता सारी जिम्मेदारी मेरी, यार मैंने काम करना है, मेरे अलावा कोई है ही नहीं काम करने वाला। अब सेकंड बंदा आया, उस सेकंड बंदे के आने से एडिशनल चीजें कितनी बनी? 4। एडिशनल चीजें 4 बन गई। तो जब सेकंड बंदा आया तो मैथ कहता है 1 + 1 = 2। जरूरी नहीं, मिसाल के तौर पर 1 + 1 = 2 काम के लिहाज से अगर दोनों एक्सपर्ट है, अब 2 ब्रेन एक काम पे अप्लाई हो रहे हैं, वो क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ जाएगा। तो 1 + 1
यहां पे 2 नहीं होगा, यहां पे 1+1 सिनर्जी बनेगी। क्या बनेगी? हो सकता है 1/1 मिलके जो काम कर रहे हैं वो 4 बंदों के बराबर कर रहे हैं, 1/1 जो काम कर रहे हैं वो 5 बंदों के इक्वल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक बच्चा है वो एक बच्चा शरारत कर रहा होगा, अगर 2 बच्चे मिलकर शरारत करेंगे वो 2 2 11 बन जाते हैं। अब उनकी शरारतों को संभालना नामुमकिन हो जाता है। इसका मतलब क्या? अब उनमें सिनर्जी क्रिएट होगी। जब एक और एक 2 बंदे मिल गए, अब दोनों ने कोऑर्डिनेशन से दोनों ने मिलकर काम किया, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ गई। इनमें तीसरा बंदा शामिल हो गया। जब 3 बंदे शामिल हुए तो उन्होंने कोई मसला नहीं है, हम 3 ही काम करने वाले हैं। उन्होंने काम को डिस्ट्रीब्यूट किया, काम को मैनेज किया, कोऑर्डिनेशन बेहतरीन रखी, काम जरूरत से ज्यादा अच्छा हो गया। तीसरे के आने से एडिशनल चीजें 6 बनी, यानी कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई? 12 हुई। यहां तक मामला सही था, सिनर्जी का लेवल चल रहा था। अब 4 बंदे आ गए, फिर क्या हुआ? चौथी लेबर आई। हमें तो नहीं पता था ना कि आने वाले लेबर ने प्रोडक्शन कम करनी है। जब 4th लेबर आई, हुआ क्या? उसने एडिशनल चीजें कितनी बनाई? यानी कि पहले से कम बनाई। मतलब कुछ ना कुछ तो बनाई है ना। टोटल प्रोडक्शन 12 से कितनी होगी? 16 तक पहुंच गई। यानी कि 4th लेबर के आने से पहले से काम थोड़ा कम हो गया। अब ये इंडिकेशन है, ये हो क्या रहा है भाई? अच्छा खासा तो इंक्रीज चल रहा था, ये डिक्रीजिंग कहां से आ गया? हुआ कुछ ये 1 2 3 4, जब ये 4 बंदे हो गए, अब आपस में कोऑर्डिनेशन वीक होना शुरू हो गई, आपस में इत्तेफाक खत्म होना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पर, एक बंदा खाना बना रहा है, वो शेफ एक्सपर्ट है, दूसरा बंदा भी उसके साथ शेफ इक्वली एफिशिएंट है, वो दोनों जब मिलके खाना बनाएंगे कमाल कर देंगे। 3 बंदे खाना मिलके बना रहे हैं, तो तीनों ने कोऑर्डिनेशन की, मिल बांट के काम को डिस्ट्रीब्यूट किया, एफिशिएंटली वर्क किया, खाने का लेवल कुछ और होगा। 4 बंदे सेम देग पका रहे हैं, 5वां बंदा भी खाने में से डालने लग गया, तो एक कहेगा नमक कम है, दूसरा कहेगा तुम इतने बड़े शेफ, नमक कम है। नमक कम कोई नहीं, नमक सही है, नमक बराबर है। अब एक बंदा कहेगा कि भाई, एक बंदा कहेगा अब तू मुझे सिखाया कि नमक कम है ज्यादा है। तो कल का पड़ा हुआ बच्चा, मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, अब तू मुझे सिखाएगा कि नमक कम है ज्यादा है, तो होगा क्या? हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं रहेगा, हम एक दूसरे को क्रॉस करने में लग जाएंगे। हम कहेंगे वो सही काम नहीं कर रहा, जो मैं डिक्टेशन कर रहा हूं, जो मैं काम दे रहा हूं, ये ज्यादा सही है। तो होगा क्या? देखें इंग्लिश में जैसे कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। अगर बहुत ज्यादा लोग एक ही खाने को बनाने में लग जाएंगे तो खाने का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि हर एक का टेस्ट अलग होगा, हर कोई अपने अंदाजे से, अपने ख्याल से इंग्रेडिएंट डालता रहेगा, खाने का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो दैट्स वाई जब लेबर बढ़ती जा रही होती है, एफिशिएंसी कम होना शुरू होती है। आगे चलते, 5वीं लेबर लगाई, एडिशनल चीजें सिर्फ 2 बनी। 6ठी लेबर लगाई, 6 लेबर ने चेक करे, एडिशनल कोई काम नहीं किया। अब ये होना क्या शुरू हो गया? चेक कीजिएगा, मेरी बात सुने। मिसाल के तौर पर मुझे एक देग बनानी है और उसके लिए 3 बंदे काफी थे, तो भाई 3 बंदे मिलकर भी तो एक ही देग बनाएंगे। 5वां बंदा, चौथा बंदा लगाया तो तभी तो एक ही देग बननी है, 5वां बंदा लगाया और तभी एक देग बननी है, 6ठा बंदा लगाया तभी एक देग बननी है। यानी कि आउटपुट इंक्रीज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या? मैं बेवकूफ हूंगा अगर मैं फिक्स फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर बढ़ाता रहूंगा। और एग्जांपल सुने, अभी नहीं आई, जब तक तो याद रखिएगा, जब तक मेरी अपनी तसल्ली नहीं होगी तब तक एग्जांपल नहीं खत्म होगी। इसके बाद, इस एग्जांपल के बाद मेरी तसल्ली हो जाएगी। और इस एग्जाम्पल के बाद हमें बात पूरी समझ में लग जाएगी। मिसाल के तौर पर
ये हमारे पास लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, हमने फर्स्ट फार्मर इसके ऊपर अप्लाई किया कि भाई काश्तकारी करनी, कल्टीवेशन करनी है, तो पहले फार्मर ने इतने एरिया को कवर कर लिया। बात समझ आ रही? सेकंड फार्मर अप्लाई किया कि प्रोडक्शन ज्यादा होगी। अब दो फार्मर हो गए, दोनों ने कोऑर्डिनेशन की, मिलकर काम किया, तो देखें पहले से ज्यादा उन्होंने एरिया कवर कर लिया। कर लिया? पहले से ज्यादा, ये वाला एरिया पहले वाले एरिया से ज्यादा है। फिर हमने तीसरा फार्मर अप्लाई किया। जब थर्ड फार्मर अप्लाई किया तो तीसरे फार्मर के आने से पहले से ज्यादा एरिया और कवर हो गया। अब हुआ क्या, ये जितनी भी लैंड का एरिया था ये सारा कवर हो गया। ये सारा क्या हो गया? कवर हो गया। ये सारा कवर किया कितनी फार्मर ने? मुझे बताएं, जब मैं यहां पे चौथा फार्मर अप्लाई करूंगा, क्या इस एरिया से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है? पांचवा फार्मर लगाया, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। छठा, इसका मतलब क्या? क्योंकि मेरे कुछ फैक्टर फिक्स हैं, तो मैं जितने मर्जी वेरिएबल फैक्टर बढ़ा पाऊं, लैंड फिक्स होने की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो सकती। और हो सकता है ज्यादा लेबर लगाने से कोई लेबर ये अज्यूम करे कि यार फोर्थ वाले ने काम कर लिया होगा, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, या फोर्थ वाले ने स्प्रे कर दिया है, मैं भी जाके स्प्रे कर रहा हूं। उसे स्प्रे कर दिया, हुई क्या? फसल जल गई, फसल खराब हो गई। ठीक है जी? तो जब ज्यादा लोग काम करेंगे फिक्स फैक्टर पर, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो ही नहीं रही होती, तो नुकसान क्या होता है? हम देखें, इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं पर आउटपुट इंक्रीज ही नहीं हो रहा। तो इस फेज में ये होता है, ये देखें, इनपुट बढ़ा रहा हूं पर आउटपुट गिरता जा रहा है। फिर जब मैंने 6 लेबर लगाई, उस 6 लेबर ने कोई एडिशनल चीजें नहीं बनाई। अब ये इंडिकेशन है मेरे लिए कि इससे ज्यादा मैं लेबर नहीं लगाऊंगा। देखें, ये जो एमपी डिक्रीज कर रहा है ना, मुझे इसकी टेंशन नहीं है। एमपी बेशक डिक्रीज कर रहा है, पर ये जो चौथा एडिशनल लेबर आया, भैया कुछ ना कुछ तो चीजें बना रहा है एडिशनल, यानी कि जितने पैसे ले रहा था काम कर रहा था। पांचवा जितने पैसे ले रहा था 2 यूनिट तो बना के गया ना, कुछ ना कुछ तो काम करके गया। लेकिन जब ये छठी लेबर आई, इसने एडिशनल कुछ नहीं बनाया। अब ये इंडिकेशन है कि मैं 6 लेबर पर अपनी प्रोडक्शन क्या करूंगा? मैं 7वीं लेबर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जैसे ही 7वीं लेबर आई मेरी एडिशनल प्रोडक्शन कम हुई। मतलब क्या? मैं जो खाना बना रहा था खराब होना शुरू हो गया। मैं जितनी फसल काश्त कर रहा था, फसल जितनी काश्त हो रही थी, उसमें से वो कुछ डैमेज होना शुरू हो गई। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये, हम प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे जब लेबर 6 होगी। तो शुरू वाला फेज जहां पर एमपी इंक्रीज करेगा स्टेज 1, एमपी डिक्रीज करेगा स्टेज 2, एमपी नेगेटिव होगा स्टेज 3। कल इसी वाली बात को कंटिन्यू करेंगे ग्राफ के साथ। अल्लाह हाफिज।